ओके। आज हमारा चैप्टर 1 का बेसिक्स डे 4। चैप्टर 1 का बेसिक्स डे 4 हमारा टैक्स का है। आफ्टर टैक्स वी विल डिस्कस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज मोनोपोली कंप्लीट करेंगे। आज मोनोपोली कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 मोनो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक तरीका बता दे रहा हूँ। मिड ऑफ अप्रैल थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ईडीपी इकोनॉमिक्स मिड ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ मई, सॉरी अप्रैल ज़्यादा बोल दिया, मई तक, मतलब 15 मई तक आपका पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वीक में थ्योरी का एक क्लास होगा। एक क्लास होगा। तो प्रैक्टिकल का 2 ही दिन आओगे, पर 2 घंटे 2.5 घंटे होगा। जो क्योंकि फिर थ्योरी एक ही दिन पढ़ेंगे, क्योंकि फिर रिवीजन वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन 3 बार रिवीजन होगा। फिर मैराथन, मैराथन भी दो प्रकार का, एक होगा सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए मैराथन है, जो सिर्फ आप करोगे, और एक होगा ओपन मैराथन जो बाकी लोगों के लिए होगा। तो आप लोग के लिए जो मैराथन होगा वो अलग मैराथन होगा, मतलब डिटेल्ड मैराथन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी जो है बच अदर अदर स्टूडेंट, बिकॉज सारे स्टूडेंट तो पैसे देकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी तो अपने को व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो पर्सनली आकर के इसलिए थैंक्स बोलते हैं कि सर हम लोग कैपेबल ही नहीं है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, 500 रुपया 400 रुपया दिन का मिलता है सर, उससे हमारा घर चलता है, माँ बाप का दवाई करते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो मेरे को मैराथन करके मार्केटिंग नहीं करना। मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे को मार्केटिंग करना होता ना, मैं 4 4 मैराथन लेकर नहीं आता। मैं सिंपली बता दूँ, अगर मेरे को मार्केटिंग करना होता मैं 4 मैराथन लेकर नहीं आता, और भी इतना डिटेल लेकर नहीं आता। मैं उन बच्चों के लिए मैराथन लेकर आता हूँ जो कैपेबल नहीं है, जो साल भर पढ़ाई नहीं की है, जो जॉब करते हैं। ठीक है ना, जिनको पढ़ने का इच्छा है फिर भी उनके पास इनफ पैसा नहीं है, इसलिए उनके लिए डिटेल मैराथन, तो उनका एक मैराथन आएगा, वो भी आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अपने को ना आज बेसिक्स का डे 4। अच्छा, मैंने असेसमेंट ईयर पढ़ाया था ना, कैलकुलेशन और असेसमेंट में डिफरेंस भी बता दिया था कि असेसमेंट एक बड़ा वर्ड है, कैलकुलेशन एक छोटा वर्ड है। असेसमेंट की जब बात होती है तो हम लोग उसमें इनकम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें से बहुत कुछ माइनस करके फिर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, ये होता है असेसमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ाया था। कितने टाइप्स का असेसमेंट होते हैं ये पढ़ाया था। नहीं, नहीं होता है ना। आज मैं चलो पढ़ा देता हूँ, टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखो तो। आज ना, आज मैं एक डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, और पूरे क्लास वही डेफिनेशन चलेगी। और बहुत बड़ी डेफिनेशंस है पूरे टैक्स में ना, सबसे बड़ी डेफिनेशंस वही है। उसमें 7 चीज इंक्लूड हो, जैसे पर्सन्स की डेफिनेशन। नॉर्मली हम लोग बोलेगा सर पर्सन्स मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल, बट पूरे टैक्स में हम लोग टैक्स किसका निकालते हैं? पर्सन्स का निकालते हैं। तो अगर हमारा पर्सन्स ही क्लियर नहीं है, आ जाओ, अगर पूरे टैक्स सिस्टम में पर्सन्स ही क्लियर नहीं है तो फिर हम लोग आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आज मेरा पर्सन्स का पूरा एक एक वर्ड समझाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पर्सन्स में एक वर्ड आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपसे पूछता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको पता है? बताओ। HUF खाली फुल फॉर्म जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कॉन्सेप्ट है? HUF क्यों बनाया जाता है? HUF में कर्ता कौन होता है? को पार्टनर किसे बोलते हैं? HUF कितने टाइप्स का होता है? हमारे यहाँ पे दो प्रकार के HUF फॉलो होता है। बंगाल असम के लिए अलग HUF है, और पूरे इंडिया पैन इंडिया के लिए अलग HUF है। आ रहा है? हाँ, क्या बोला? हाँ, तो अलग, तो हमें कौन सा फॉलो करना है, किसमें बेनिफिट है किसमें बेनिफिट नहीं है? HUF का एक्चुअल बेनिफिट क्या है कुछ नहीं पता किसी को, बस खाली फुल फॉर्म रट रट के हाँ HUF पता है। और अभी आप ग्रेजुएशन में हो ना, HUF आज जान लोगे टैक्स में ना, तो कल को बेनिफिट उठा लोगे। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन भर आपके पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि जीवन भर क्या कमाओगे? पैसा, इनकम, और टैक्स तो देना पड़ेगा। तो नॉलेज तो चाहिए। नॉलेज चाहिए। आप कल को जब बड़ा हो जाओगे ना, तो आपसे कोई इनकम नहीं पूछेगा, जस्ट पूछेगा टैक्स कितना देता है। क्योंकि पता है ज्यादा टैक्स देगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा इनकम कितनी कमाता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 1 करोड़ का टैक्स देता हूँ, तो मेरी इनकम जानने की जरूरत है आपको? कैलकुलेट कर लोगे ना, रफली इनकम तो निकाल लोगे कि है थोड़ा हाथी टाइप का आदमी, अच्छा खासा पैसा कमाता है। आया बात समझ? तो जीवन में ना जब 35 40 के बाद मिलोगे ना, तो एक चीज से परेशान रहोगे, पर्सनल लाइफ की वजह नहीं, टैक्स की वजह से परेशान रहोगे। यार गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही टैक्स देती है। जैसे मेरे भैया डेलॉयट में बिग 4 में है, तो हमेशा एक ही गाना है, यार इतना टीडीएस कट रहा है, इतना टीडीएस कट रहा है। अच्छा सीए बता, हमने सीए क्या करेगा इसमें? वो तो लीगल इनकम है ना, वो तो बैंक में अकाउंट, बैंक वाली इनकम में तो सीए सीए बेचारा क्या करेगा? यही रहेगा, कुछ इनकम सेव करवा देगा वो, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करा करके।
आया सुना बाद में। अच्छा, ये जो टैक्स आप पढ़ोगे ना, मैं आपको बहुत सारा तरीका बता दूंगा कैसे आप टैक्स को सेव भी कर पाओगे। और ये लीगल है, ये लीगल है। टैक्स सेव करना हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको क्या लगता है सिर्फ टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी है? नहीं। लॉ में ना हर जगह लूप होल्स रहते हैं, उस लूप होल्स का फायदा उठाना भी चाहिए। आया वसन। पर लॉ में भी लिखा है कि लूप होल का फायदा उठाना काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज है। बट कोई बात नहीं, उठाने में क्या जाता है। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी क्लास जाएगा। टैक्स चोरी करना धर्म है इंडिया में, खासकर 52% टैक्स आप देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके। 42% तो डायरेक्टली हम लोग देते हैं। कैसे? 30% हो गया डायरेक्ट, 12% हो गया एवरेज, जीएसटी का एवरेज पकड़ लो 12%। अरे 30% तो डायरेक्ट टैक्स है। 1 CR के ऊपर में जाओगे ना, 30% डायरेक्ट टैक्स है। 12% का एवरेज जीएसटी पकड़ लो, कितना हो गया? 42%। 10% एक्स्ट्रा पकड़ लो एजुकेशन से, सर चार्ज, है ना, पीएमओ फंड, अर्थक्वेक फंड, ऐसे करके बहुत सारे फंड बने हुए हैं। सब में जाता है, मतलब टोटल 52% टैक्स देते हो। इंडिया में अगर 100 रुपया कमाओगे, 52 रुपया गवर्नमेंट बोलती मेरी है। घर कैसे चलेगा भाई? सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, नंबर 1 लिखो तो सेल्फ असेसमेंट। नंबर 1 लिखो तो, एक थोड़ा रिप्लाई कर दूं मैं। नंबर 1 लिखो सेल्फ असेसमेंट। नंबर 1 लिखो तो सेल्फ असेसमेंट। नंबर 1 लिखो तो सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई तकलीफ नहीं है ना? ऑडियो वीडियो सब में कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर 1। कनेक्ट हो गया टीवी से, समझ में। अच्छा, मैं सेंटर बंद करके जाता हूँ, कोई आता है क्या बाद में? समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट। नंबर 3, स्क्रूटनी असेसमेंट। कोई अपना माइक मत ओपन करना, जो लाइव में क्लास कर रहे हैं अपना माइक मत ओपन करना, वरना ऑफलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। पता नहीं कैसे स्पीकर से कनेक्ट हो गया तुम लोग का वॉइस, देखना पड़ेगा आफ्टर क्लास। स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, ठीक है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप क्लासेस कहीं भी करके देख लो, इतना बेसिक टैक्स का कोई नहीं पढ़ाएगा। लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया, मैं बीकॉम का समझ का टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। चाहे कॉस्ट हो या टैक्स हो, हम आपको ये समझ पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हम आपके फ्यूचर का दायित्व तो लेकर बैठा हूँ। अगर आपका अभी से ही टैक्स में इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट में, अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ गया, आप बड़े कोर्स करोगे, एक प्रोफेशनल कोर्स करो। बिकॉज ये बात तो सच है यार, बीकॉम पा करके आप उतना भी इज्जत नहीं पाओगे जितना आप डिजर्व करते हो। बीकॉम करके ऐसा बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। बीकॉम करके मेरा खुद का दोस्त है जो आज के टाइम पे वो एमएनसी में काम कर रहा है, उसकी 45,000 की सैलरी है। ठीक है, मेरा खुद का दोस्त है, रोहित सिंह नाम है, भी सेक्टर 5 में कमा रहा है। ऐसे मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स है। मेरे खुद में 10-15 दोस्त तो ऐसे सिर्फ बीकॉम किए हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं बीकॉम करके जॉब नहीं मिलती, ये मिथ है कि बीकॉम करके जॉब नहीं। लोग बीकॉम को बेकार बोल दिए हैं। वो वही लोग बोलते हैं जो खुद इटसेल्फ बहुत बेकार इंसान है, बिकॉज उनको खुद एजुकेशन का महत्व तो नहीं पता और खुद वो पढ़े लिखे गंवार टाइप के इंसान है। ग्रेजुएशन एक बेसिक्स है, उस वो आपका बेस है, उस बेस पर ना आपको कितना ऊपर उठना ये आपका हिम्मत और आपका जज्बा डिसाइड करता है। वो बेस है ना। आप बीकॉम के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, कैट वगैरह का एग्जाम दे सकते हो, सी एस सी एम ए ओपन है। पर हाँ, जिसको सीए करना वो 55% चाहिए बीकॉम में, तीनों साल का मिला करके। जिसको सीए करना है 55%, जिसको सीएस और सीएमए करना है जस्ट पास। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर अभी कोई अगर सीए का मूड बनाया है और सीए करना चाहता है आप, क्योंकि बहुत लोग फाउंडेशन नहीं देना चाहते हैं, बोलते लटक जाएंगे। उनको लगता है इंटर क्लियर कर लेंगे फाउंडेशन नहीं देंगे, बहुत लोग हैं ऐसे स्टूडेंट। ठीक है, या बहुत जो लेट डिसीजन लेते हैं कि सेकेंड ईयर में आ गए अब क्या फाउंडेशन देंगे, डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे। 55% दिमाग में होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। 60, 65, 70 तो आ ही जाएगा यार, एमसीक्यू पेपर है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे टाइम पे टफ होता था जब पूरा थ्योरी, अभी अभी आने वाला और टफ हो गया। जो न्यू वाला बैच आई है ना बीकॉम की, पूरी थ्योरेटिकल वाला है, मतलब पूरा 100 मार्क्स का लिखने वाला है, तो वो टफ हो गया। आपके टाइम पे ग्रेजुएशन बहुत ईजी है, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ नहीं, अभी तो लॉ में एमसीक्यू देकर आए हो ना, पहले लॉ याद करके लिखना पड़ता था। मैं खुद लिखा हूँ। मेरे एक टाइम पे ना स्वेट इक्विटी शेयर पूछा था 10 नंबर में, लोग पसीना लिख के आए थे, प्लस भाई क्या बताऊँ, ऐसा गधा। चलो, एक्स पार्टी असेसमेंट। हाँ,
एक होता है आपका रीअसेसमेंट, हाँ, स्क्रूटनी असेसमेंट एक्स पार्टे, ई एक्स, हाँ, लड़का लोग एक्स समझ रहे हैं ना, हाँ, याद मत करना। रीअसेसमेंट, लड़की लोग सब चक्कर में रहती है, बोले एक्स क्या होता, डेली। चलो आ जाओ, सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, एक्स पार्टी असेसमेंट, रीअसेसमेंट, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब बोलोगे सर सिलेबस में नहीं है, क्या करें, सिलेबस में नहीं तो क्या करें, छोड़ दे, तुम्हारा सिलेबस क्या करे, छोड़ दे, नहीं कोई फायदा नहीं छोड़कर। मैं तुमको सेकंड सेमेस्टर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हारा सीयू कितना बड़ा गधा है, जिसको सिलेबस खुद ही बनाता है और उसको खुद ही नहीं पता सिलेबस में क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए और क्या पूछते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तुम लोग का बात कर रहा हूँ, तुम लोग तो शुरू से पढ़ा है मेरे से। सेक्शन 399 से क्वेश्चन आया था सीयू में, सेकंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ था। कंपनी लॉ में मेमोरेंडम और आर्टिकल अपने पढ़े थे कि व्हाट इज मेमोरेंडम, व्हाट इज आर्टिकल, ओनली द कंसेप्ट मतलब डेफिनेशंस, और क्या क्या क्लॉजेस आते हैं वो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या क्वेश्चन पूछा था कि एज पर सेक्शन 399 मेमोरेंडम आर्टिकल कौन सा डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। आंसर इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ये बात तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ सेक्शन 399 में लिखा हुआ है। तुम्हारे सिलेबस में मेमोरेंडम और आर्टिकल का डेफिनेशन है, जस्ट डेफिनेशन है, सेक्शन 399 तो नहीं है। क्वेश्चन आ गया था सेक्शन 399 से। तो सीयू आपका ना वन डायमेंशन नहीं चलता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको ये चीज़ ऐसे दिख रही है ना, तो आपको लग रहा है ये वन डायमेंशन है, पर एक्चुअल में क्या है, ये टू डायमेंशन है, और कभी कभी थ्री डायमेंशन, मतलब सीयू आपका ऐसे दिखता है, ऐसे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पर सीयू बोलता है थोड़ा उल्टा करके देखो ना, हमें टू डायमेंशन, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है वो। आया बात समझ, तो आपका ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए सीयू का सिलेबस कोई जाना मत। हम इन लोगों को पढ़ा के रखा था, नोट में लिखवा दिया था कि एज पर सेक्शन 399 मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और जब मैं डॉक्ट्रिन पढ़ाया था, इंडोर मैनेजमेंट समय बता भी दिया था, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा तो टिक मार के आया था अच्छा खासा। पर जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे ये तो सेक्शन 399, और इत्तेफाक से सेक्शन 399 सीए इंटर में भी नहीं है, सीए फाइनल में है। सीए इंटर में तो 148 तक ही तो है, आउट ऑफ 470 148 ही तक तो है सीए इंटर में। सीए फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे बीकॉम में आया था, ये फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे बीकॉम में आया था, तो यू टू डायमेंशन ही थ्री डायमेंशन है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा नहीं पता। और वैसे भी अकाउंट्स का पेपर देखा ही था तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में, कैसा हुआ, ठीक है, हाँ। हाँ, देखा कहीं तो खिलाओ पापा। दर्द का जब सांस में, ठीक है। अब आ जाइए सेल्फ असेसमेंट की बात, क्या होता है सुन लीजिए। हम जब ना अपना खुद का जब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, हेलो, जब हम अपना खुद का टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, खुद की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। लास्ट क्लास पढ़े थे ना, एक छोटा सा फॉर्मेट पढ़ाया था, टैक्सेबल इनकम किसे बोलते हैं और टैक्स लायबिलिटी क्या बोलते हैं, किया था ना तुम लोग। तो जब हम खुद से, अब बोलोगे सर हम तो खुद से नहीं करते, किसी सीए से करवाते हैं, या सीए से कराते हैं, या सीएमए से करवाते हैं, या किसी लॉयर से करवाते हैं। ये भी एक तो इंडिया में एक तो भ्रम है, खासकर छोटा जैसे बीकॉम लेवल में भ्रम है कि टैक्स टैक्स का ना सिर्फ और सिर्फ सीए लेके बैठा हुआ, ऐसा बात नहीं है। टैक्स एक ऐसा चीज होता है ना, आप खुद भी कर सकते हो। टैक्स एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप ना बीकॉम करके भी टैक्स की एक्सपर्टीज ला सकते हो। बीकॉम करके भी आप टैक्स एक्सपर्ट, हाँ सीए लोग को ज़्यादा पढ़ाया जाता है बिकॉज ऑब्वियसली उनका कोर सब्जेक्ट में से एक आता है सीएल। बट ऐसा नहीं है कि आपको सीए बन के ही टैक्स का खोलना, कोई बात नहीं है। आप बीकॉम करके किसी सीए फॉर्म में 2-4 साल 5 साल जॉब कर लो, अच्छे से पूरा टैक्स का ज्ञान हो जाएगा। 5 साल जॉब करने के बाद ना आप अच्छा ज्ञान हो जाएगा सीए का, फिर आप खुद का अपना फॉर्म खोल करके टैक्सेबल इनकम निकालो, 2-4 दोस्त तो सीए बन ही जाएंगे, साइन करवा लेना। होता ही है, होता ही है इंडिया में। इंडिया में बहुत लूपहोल हो, लोग काम करते हैं साइन सीएस करवाते हैं, बोलते बस साइन कर देना ना, काम तो हम ही कर रहे हैं, ले लेना थोड़ा सा। ये सही बता रहा हूँ। वैसे आप लॉयर बन के भी टैक्स का काम कर सकते हो। मेरी खुद की जो दीदी है वो सीएमए है, ठीक है, सीएमए है, और भी वो एलएलबी कंप्लीट कर रही है, ठीक है।
ज़्यादा नहीं, ये ग्रीश पार्क के पीछे में देखना, पार्क के पीछे में एक बड़ा सा बिल्डिंग है ना, अरे सत्यम सारी बोलकर, सेकंड फ्लोर में वहाँ पे बहुत बड़ा फॉर्म है, जीएसटी का फॉर्म, उसमें काम करती है, सीएमए है। तो सीएमए बन करके ना वो जीएसटी का काम कर रही है। सीएमए बनकर को सीएमए काम नहीं की, उनको जीएसटी में स्पेशलिटीज लेना है। तो वो अभी एलएलबी कर रही हैं, और प्लस जीएसटी 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, और प्लस एलएलबी करने से फिर वो क्या हो जाएगी, लॉयर हो जाएंगी, एडवोकेट हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी का केस बहुत आता है कोर्ट वगैरह में। फिर पता है हमारे इंडिया में काला कोट वही पहन पाएगा जिसके पास एडवोकेट का डिग्री है। दैट इज़ वाई वो एलएलबी कर रही है, अपना क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर पाए कोर्ट। तो बहुत सारे स्कोप है, आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अगर आप सीए पढ़े तो यही करना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बारे में बाद में कभी ज्ञान करेंगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ बताना है मेरे को, बताऊंगा बाद में। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जब हम खुद से अपनी इनकम निकालते हैं या खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, या किसी सीए सीएस सीएमए या लॉयर से, किसी सीए सीएस सीएमए या लॉयर से अपना टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। एक होता है आपका समरी असेसमेंट, जब आप ना टैक्स फाइल करोगे, जब आप टैक्स फाइल करोगे गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाकर, पोर्टल का नाम पढ़ाया था ना, ई फाइलिंग, अरे ई फाइलिंग का पोर्टल है ना, ठीक है। तो ई फाइलिंग के पोर्टल में जब आप सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद लास्ट में फाइनल बटन आता है सबमिट का, जैसे ही आप सबमिट का बटन करोगे ना, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, जिसमें आपका समरी लिखा रहेगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो वो जो समरी सीट आता है वो कंप्यूटर के माध्यम से आ रहा है, उसी को बोलते हैं समरी असेसमेंट। आपने सारा इन्फॉर्मेशन पुट किया, पुट करने के बाद आप सबमिट बटन मारोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, उसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को बोलते हैं समरी असेसमेंट, कि कंप्यूटर ने आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को चेक किया और आपको एक स्लिप दे दिया, हाँ आपका हो गया। अब प्लस 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट आता है, जिसमें आपका डिटेल्ड दिया रहेगा, मतलब फाइलिंग के दौरान आपने क्या क्या कितने डेटर दिखाए, कितने लायबिलिटी दिखाए, कितने एसेट्स दिखाए, कितने खर्चे दिखाए, उसका एक डिटेल आता है, वो लगभग 10 पेज का होता है। वो हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है, मतलब पहले हिंदी में होगा बाद में इंग्लिश में होगा, ठीक है, मिला के 10-12 पेज का होता है, वो डिटेल्ड होता है। तो समरी स्टेटमेंट में आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, अब प्लस 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद जो डिटेल 10-12 पेज का पेज आता है ना, और ये सब कंप्यूटराइज होता है, ये मैनुअल नहीं होता है। ये उनका गवर्नमेंट का ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना है कि आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, वो सारा सिस्टम प्रोसेस करके आपको 10-12 पेज का पीडीएफ के फॉर्म में मेल में कर देगा, मेल में दे देगा। तो उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट, जहां पर समरी असेसमेंट में दो चीज आएगा, एक आएगा 1 पेज वाला, जैसे मैं अभी फाइल किया और सबमिट बटन मारा, 1 मिनट का प्रोसेस होगा, मेरे को एक रिसिप्ट मिल जाएगी, जिसमें मेरा को मोटा मोटा चीज लिखा रहेगा, मेरी इनकम कितनी है, मेरी ग्रॉस इनकम कितनी है, मेरी नेट इनकम कितनी है, और मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी है, मोटा मोटा चीज लिखा रहेगा। फिर बाद में ना एक कंप्यूटेशन का डिटेल आता है, उसको कंप्यूटेशन बोलते हैं। 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद बेंगलोर से आता है, बेंगलोर में ही सारा सिस्टम बैठा हुआ, वो आता है आपको 24 से 48 घंटे के बीच में कंप्यूटेशन आएगा। कंप्यूटेशन मतलब डिटेल्ड पूरा चीज लिखा रहेगा आपका, कि टैक्स के दौरान आपने क्या क्या इनकम दिखाया, क्या खर्चा दिखाया, उसी को अपने बोलते हैं समरी असेसमेंट। क्लियर हो रहा ना समरी असेसमेंट? ठीक है। एक होता है स्क्रूटनी असेसमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा एओ, एओ क्या होता है हमारा, एओ क्या होता है, असेसमेंट ऑफिसर, या इसको अपने एडजुडिकेटिव ऑफिसर बोल सकते हैं, या सिंपल इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। एओ को क्या बोलते हैं अपने, इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसमेंट ऑफिसर या एडजुकेटिव ऑफिसर, ठीक है, कुछ भी बोल दो, सिंपली इनकम टैक्स ऑफिसर। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर खुद से आपके इनकम को वेरीफाई करने की कोशिश करता है, या उसको लगता है कि आप जो इनकम दिखाए हो या आप जो खर्चे दिखाए हो वो जेन्युइन नहीं है, वो जेन्युइन है, आपसे प्रूफ तो मांगेगा। जैसे सपोज आपने 10 लाख की इनकम दिखाई और 9 लाख का खर्चा दिखा दिया, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख रुपया। 2.5 लाख का एग्जाम्सन है तो टैक्स 0 हो गया। तो अब जो आपने 9 लाख का खर्चा दिखाया, इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि ये खर्चा जेन्युइन खर्चा नहीं है, तो बोलता है ये जो तुम 9 लाख का खर्चा दिखाए हो ना, चलो प्रूफ दो, उसका बिल दो। अरे भाई खर्चा किया तो बिल तो होगा, चलो बिल ला के दो। इसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपका इनकम या आपका खर्चा या आपका टैक्स, सॉरी आपका एसेट्स या आपका लायबिलिटी में कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, तो वो आपसे प्रूफ मांगेगा कि प्रूफ दिखाओ, इनकम का प्रूफ दिखाओ, खर्चे का प्रूफ दिखाओ, लायबिलिटी का प्रूफ दिखाओ, एसेट्स का प्रूफ दिखाओ। तो आपको चल करके मेल करेगा कि भैया हमको डाउट हो रहा, आओ बताओ सारा प्रूफ दो मेरे को बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, ठीक है। और एक होता है एक्स पार्टी असेसमेंट, आपसे प्रूफ मांगा था, जैसे आपको ना एक लेटर आता, चिट्ठी आती है, इंडिया पोस्ट एक चिट्ठी, चिट्ठी वाला कैसे बताए थे ना,
ड्यू डेट के बाद चिट्ठी आती है। हाँ, ये बात सच है। तो आपके पास एक चिट्ठी आई इनकम टैक्स ऑफिसर से कि भैया आपने जो खर्चा वर्चा दिखाया ना, इस पे कुछ गड़बड़ है, हमको प्रूफ दो। चिट्ठी आई, आपने पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया, फाड़ में गया, नहीं देंगे प्रूफ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। उस केस में ना इनकम टैक्स ऑफिसर खुद से एज्यूम कर लेगा तुम्हारी इनकम इतनी है, इतना तुम्हारा खर्चा है, इतना तुम्हारा टैक्स बनता है, और भयानक तुमको एक डंडा भेजेगा, एक डिमांड डिमांड नोटिस का डंडा भेजेगा, चल इतना टैक्स भर। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। अरे आपसे प्रूफ मांगा था, आपसे प्रूफ मांगा था कि आइए प्रूफ दीजिए, आप दिए ही नहीं, आप हल्के में ले लिए, आप उसको हल्के में ले लिए, तो आप चले गए, सॉरी आप नहीं गए, और आपने चिट्ठी उट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। बोला था आइए बताइए क्या क्या इनकम में क्या क्या खर्चे है, और आपने उसको हल्के में लिया, कुछ आपने प्रूफ वगैरह नहीं दिया। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, वो खुद से आपकी इनकम निकालेगा, खुद से ही आपका खर्चा निकालेगा, और अपने हिसाब से बता देगा इतना तुम्हारा टैक्स बनता है। इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। वो डिमांड कर देगा कि भैया इतना टैक्स भरो, इतना टैक्स भरो। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। क्लियर हो रहा है? एक्स पार्टी कब लगता है? जब आपसे प्रूफ मांगा गया था और आप नहीं आए, आपसे इनकम का प्रूफ मांगा गया, आप नहीं दिए, खर्चे का प्रूफ मांगा गया, आप नहीं दिए। बोला कोई बात नहीं है, मेरे पास ज्ञान है, हम एज्यूम कर लेंगे तुम्हारा इनकम कितना, तुम्हारा खर्चा कितना, और तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। और एक डिमांड नोटिस बोल देगा पेनाल्टी के साथ, डिमांड नोटिस भेज देगा किसके साथ? पेनाल्टी के साथ, चलो इतना टैक्स भरो। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। लास्ट में होता है रीअसेसमेंट। देखो, रीअसेसमेंट थोड़ा मजे वाला है। मैं टैक्स भरा, मैं टैक्स भरा, मेरा सबमिट हो गया, 24 से 48 घंटे के बाद मेरे को कंप्यूटेशन भी आ गया। और कंप्यूटेशन में ना बकायदा लिखा रहता है कि आपका जो भी टैक्सेबल इनकम है गवर्नमेंट के द्वारा प्रूफ हो चुकी है। अब आपको, लेट से आप 12,000 का टैक्स बनता था और आपने 12,000 का टैक्स पे भी कर दिया, तो गवर्नमेंट वहाँ पे लिख के देती है, बकायदा लिख के देती है कि अब आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। आप चैन की नींद सो जाते हो, आपकी चैन की नींद सो जाते हो। पर ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद, लेट से मैंने 2020 में कोई टैक्स भरा था, ठीक है, 2024 में ना इनकम टैक्स ऑफिसर का नींद खुला, अचानक से उसको, आ जाओ, अचानक से उसको याद आया, अचानक से उसको याद आया, पता क्या, कि अभिषेक पांडे की 2020 की इनकम में कुछ लोचा था। अचानक से उसको याद आया। देखो 2020 में मैंने टैक्स भरा, तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ आ गया कि अब आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अब आप निश्चिंत सो। मैं सो गया। अचानक से 4 साल के 5 साल के बाद ना मेरे को एक नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है कि 2020 की टैक्स फाइल में, 2020 की टैक्स फाइल में आपने इतने रुपए का टैक्स चोरी किया है, चलिए टैक्स भरिए। को बोलते हैं रीअसेसमेंट। मतलब कभी भी गड़े मुर्दे कभी भी उखाड़ दिए जाएंगे। रीअसेसमेंट का मतलब समझ रहे हो? जिन लोगों ने भी टैक्स की चोरी की है, जिन लोगों ने भी टैक्स की चोरी की है, गवर्नमेंट कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले टैक्स की चोरी किया था और आप डंडा मतलब नाच रहे हो कि हम तो टैक्स चोरी कर लिए, गवर्नमेंट हमको नहीं पकड़ रही है। गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, जिस दिन मेरे निगाह में आ गया कि 10 साल पहले तुमने टैक्स का चोरी किया था, तो 10 साल पहले जितना टैक्स को चोरी किया प्लस 10 साल का इंटरेस्ट, अब प्लस तुमने क्राइम किया, भाई टैक्स इविजन इज ए क्राइम। तो 10 साल पहले तुमने जो टैक्स का चोरी किया उतना अमाउंट का टैक्स प्लस पेनाल्टी, अब प्लस तुमने क्राइम किया, जेल के साथ तुमसे टैक्स मांगा जाएगा। इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो कभी भी आप अगर टैक्स की चोरी करते हो, अगर आप कभी भी टैक्स की चोरी करते हो, तो खुशी खुशी मत सोना, गवर्नमेंट कभी भी डंडा लगा सकती है। रीअसेसमेंट का मतलब समझ रहे हो? गवर्नमेंट कभी भी गड़े मुर्दे तुम्हारे, कभी भी काला कांड उठ सकता है गवर्नमेंट जब भी इच्छा होगा। इसलिए पता है जितने भी टैक्स की चोरी करते हैं ना, जो लोग भी टैक्स का चोरी करता है वो शांति सोता नहीं है। इवन फिल्मों वगैरह में देखा होगा, शादी ब्याह का मंडप सजा है, उधर से इनकम टैक्स ऑफिसर आके बोला टैक्स चोरी किया, चल जेल चल। हाँ, ऐसे भी हमारे यहाँ दुख कब आता है? जब हम खुश रहते हैं। आपके जीवन में दुख कब आता है? जब आप खुश रहते हो। हम भी खुश थे, कोचिंग सेंटर खुल गया, मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया। ये जीवन में ऐसे ही लगा रहता है कि जब भी आप खुश रहोगे भगवान डंडा मार देंगे कि ज़्यादा खुश मत हो। आया वो समझ? ऐसे ही आप अगर टैक्स की चोरी करोगे, टैक्स की चोरी करोगे, और आपको लगता है कि चलो मेरा तो वेरीफाई हो गया, हम तो टैक्स की चोरी करके बैठे हैं, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट को जब याद आएगा ना कि 50 साल पहले जब तुम जवान हुआ करते थे, उस वक्त तुमने टैक्स चोरी किया है, चलो पेनाल्टी दो, और बड़ा कांड किया तो जेल भी हो जाएगा। इसलिए तो सारे नेता फंस जाते हैं। अरे नेता लोग कैसे फंसता है? रीअसेसमेंट होता है उनका। लालू जी फंसे थे चारा घोटाला में, उनका रीअसेसमेंट हुआ था। हमारे अभी केजरीवाल ताजा ताजा, उनका भी रीअसेसमेंट हुआ। तो रीअसेसमेंट का मतलब कभी भी तुम्हारे काला कांड, कभी भी तुम्हारे गड़े मुर्दे पास्ट की बातें गवर्नमेंट फाइल खोलेगी, फिर से तुम्हारे टैक्स को कैलकुलेट करेगी।
अगर सब कुछ सही है तो कोई भी डिमांड नोटिस नहीं, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा डिमांड नोटिस पेनाल्टी के साथ इंटरेस्ट के साथ मांगेगा, तो बोलते हैं रीअसेसमेंट। इसलिए जितने लोग भी टैक्स की चोरी करते हैं ना, वो समझ जाएं कि गवर्नमेंट आज आपको माफ कर दी है, पर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट का कभी कभी भी मूड खराब हुआ तो आपका फाइल फिर से ओपन करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना, वो टैक्स गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती। हो गया। क्लियर हुआ? चलो, सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या हो गया? खुद से मतलब जैसे मैं खुद का करता हूँ, मेरे को ज्ञान है टैक्स का, मैं अपने घर का सबका, पापा का टैक्स फाइल, मम्मी का टैक्स फाइल, अपना खुद का टैक्स फाइल मैं खुद से बनाता हूँ। या तो मैं खुद से कर लूँ या किसी सीए सीएस सीएमएस करवा लूँ, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। समरी असेसमेंट का मतलब, अच्छा लाइव एट होम, बीच में भाई टैब आईपैड बंद हो गया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोग को? लाइव एट होम। हाँ से बोल। समरी असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? समरी का मतलब क्या हो गया? जब अच्छा, छोड़ दे भाई, बाद में देखता हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्लास हैम्पर हो जाएगा। थैंक यू एडवाइस, अच्छा तुम्हारा एडवाइस था। समरी असेसमेंट का मतलब क्या है? समरी असेसमेंट मतलब हम जब सबमिट बटन मानते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम सबमिट बटन मानते हैं, हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, और 48 घंटे के बाद एक हमें पीडीएफ फाइल आती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके इनकम पे डाउट होता है, आपके खर्च पे डाउट होता है, तो बोलता प्रूफ दो, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। ठीक है, एक्स पार्टी असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? आपसे प्रूफ मांगा था, आपने प्रूफ नहीं दिया, आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को हल्के में ले लिया, बोलता भारी बन के दिखाते हैं, खुद से ही तुम्हारा इनकम को कैलकुलेट करेगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा और डिमांड नोटिस चिपकाएगा, उसको बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। और री असेसमेंट मतलब समझ रहे हो? कभी भी तुम्हारे कभी भी तुम्हारा गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं। पास्ट में तुमने टैक्स का चोरी किया है, गवर्नमेंट को निगाह में जब भी तुम आ जाओगे, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब भी तुम आ जाओगे, तुम्हारा फिर से असेसमेंट किया जाएगा और तुमको टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ। और बड़ा कांड किया हो जेल भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं री असेसमेंट। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? लाइव एट होम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? स्क्रूटनी का मतलब क्या है? तुमसे इनकम का प्रूफ लिखवा दूं क्या एक एक लाइन सब में? चलो लिखो तो, सेल्फ में लिखो तो, एसेस बाई हिमसेल्फ, एसेस बाई हिमसेल्फ, या सेल्फ कैलकुलेशन लिख दो ना, लिख दो ना सेल्फ कैलकुलेशन, सेल्फ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सिंपल लिख दो ना, सेल्फ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। समरी का मतलब एओ कैलकुलेट्स, सुपर है भाई, SUPER, SUPR, सुपर, सुपरफिशली। एऊ कैलकुलेट सुपरफिशली, सर एऊ मतलब सॉफ्टवेयर। अरे यहाँ पे एऊ का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ने ऊपर ऊपर आपका देख लिया, हाँ सब कुछ सही है, और आपको एक स्लिप मिल गया, इसको बोलते हैं एऊ कैलकुलेट सुपरफिशली। कि आपने सबमिट बटन माना, सबमिट बटन जैसे ही आपने मारा तो सॉफ्टवेयर ने ऊपर ऊपर कैलकुलेट करके आपको एक रिसीट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रूफ ऑफ इनकम, एऊ डिमांड, एऊ डिमांड प्रूफ ऑफ इनकम, एऊ डिमांड प्रूफ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एऊ डिमांड प्रूफ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या हो गया? डिमांड, डिमांड ऑफ टैक्स बाई एऊ, अब ब्रैकेट लिख लेना, इफ पार्टी डज नॉट प्रेजेंट, इफ पार्टी, अरे पार्टी डज नॉट प्रेजेंट, पार्टी में सोच रहे हो पार्टी नहीं करना है, पार्टी मतलब जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी और वो बंदा ने प्रूफ नहीं दिया। आप गवर्नमेंट के निगाह में क्या है? एसएससी, और एसएससी मतलब पार्टी। आप गवर्नमेंट निगाह में क्या हो? पार्टी हो, आप टैक्स पे करते हो, एसएससी हो। इफ पार्टी डज नॉट प्रेजेंट बिफोर एयू, बिफोर एयू मतलब समझ रहे हो, एयू के सामने, बिफोर मतलब उसके पहले नहीं, बिफोर मतलब एयू के सामने अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस केस में वो क्या करेगा? डिमांड करेगा, टैक्स का डिमांड करेगा, इतना टैक्स दो।
और रीअसेसमेंट को क्या लिखोगे? रीओपन योर कालाकांड, रीओपन हाँ, रीओपन ऑफ पास्ट ईयर, रीओपन ऑफ पास्ट ईयर असेसमेंट, रीओपन ऑफ पास्ट ईयर असेसमेंट, जो आपने पास्ट ईयर असेसमेंट किया तो उसका रीओपन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। जी बोलिए। हाँ, कितना भी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन फाइल क्या है आपका, फाइल क्या हो उसके हिसाब से। नहीं, कुछ मिनिमम नहीं हो। मिनिमम क्या है आपका? आपका इनकम जैसा रहेगा उसके हिसाब से जूम करेगा। अब आपने इनकम दिखाया 10 लाख, तो करोड़ की टैक्स लायबिलिटी थोड़ी बनेगी। खुद से करते हैं या किसी CA CA CMA से करवा लिए, सेल्फ असेसमेंट। नॉर्मली लोग यही करते हैं ना, किसी CA के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं या CA CMA किसी को जाता है। चलो, आप खुद से भी कर सकते हो। सुनो, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं कहीं नहीं लिखा गया है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको CA CA CMA या लॉयर से ही टैक्स निकलवाना, कहीं नहीं लिखा गया। हाँ, आपका वेरिफिकेशन लिखा गया है कि आप CA CA CMA से अपनी इनकम को वेरीफाई करवा सकते हो, बिकॉज वो उसके क्या है, एक्सपर्ट है ना, आप उनसे वेरीफाई करा सकते हैं। पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप उनसे ही करवाओ, कहीं ये नहीं लिखा गया। ठीक है, क्लियर हुआ? टैक्स टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्लियर हुआ? चलिए, अब आज आपको ना एक हाथी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, पर्सन्स की डेफिनेशन। चलिए, आज पर्सन्स के डेफिनेशन में ना मजा आएगा पढ़ करके। देखिए तो, अब वहां पर हमारा ना मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका बेसिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं डेफिनेशन में वो टॉपिक भी कवर करूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए, आपके फर्दर भविष्य के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, डेफिनेशंस ऑफ पर्सन्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेफिनेशंस ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के वजह से। और ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, पर्सन्स, वर्ड क्या है? पर्सन्स मतलब एक बंदा नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। पर्सन्स इंक्लूड, पर्सन्स इंक्लूड। अब एक वर्ड है ना आपका इंक्लूड, एक वर्ड है ना इंक्लूड, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? तुम लोग को पढ़ाए हैं, लॉ में पढ़ाए हैं तुम लोग। पर्स सुनिए भाई साहब, पर्सन्स क्या बोला? इंक्लूड। लॉ में दो प्रकार की डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स, एक डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मीन से। और एक डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इंक्लूड से। याद है, पढ़ाया था ना? अरे शिवम, तू भी तो मेरा स्टूडेंट है, पड़ोसी का तो नहीं था ना? बोल तो, मीन्स का मतलब क्या होता है? अगर डेफिनेशन कब पढ़ाया था मतलब? हाँ, बेटा 2 साल पहले तेरा ब्रेकअप हुआ था, वो याद है तेरे को? अच्छा, नहीं हुआ था अच्छा, मेरा हुआ था। ठीक है मुझे भी याद है। चल, पर्सन्स इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। हाँ बाबू बोल, बोल ना, अरे बोल ना, क्या दिक्कत है? डेफिनेशन ना, लॉ में डेफिनेशंस दो प्रकार से चालू होता है, एक मेन से चालू होता है और एक इंक्लूड से चालू होता है। आगे कोई कंटिन्यू करना चाहता है या मैं ही बोलूँ? हम ही बोले? अच्छा, पैसा हम लिए इसलिए हम बोलेंगे। अच्छा अच्छा तिवारी जी, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेफिनेशन, हाँ बाबू, बिल्कुल सही बोलता है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब पत्थर की लकीर, जो बोल दिया वही। अगर मैंने बोल दिया शिवम मीन्स लड़का, तो शिवम सिर्फ क्या है? लड़का ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तुम कुछ भी एज्यूम कर लो, पर लॉ के नजर में वो लड़का ही है। अरे लड़का ही है भाई, हम भी यही बोलना चाहता है तो जो डेफिनेशन अगर मीन से चालू होती है, हेलो, जो डेफिनेशन अगर मीन से चालू होती है, अगर मैंने बोल दिया मैंगो मीन्स इमली, लॉ बोलता है मैंगो मीन्स इमली, तो मैंगो का मतलब क्या है? अब बोलोगे सर आम है, भाड़ में गया। लॉ क्या बोलता है?
इमली मानेंगे। पूरा इंडिया क्या मानेगा? नहीं, इमली मानेगा। अच्छा, लॉ से चलता है इंडिया दीदी, इंडिया लॉ से चल रहा है ना? तो मैंगो मतलब इमली कौन बोलता है? लॉ बोलता है। क्योंकि डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीन से। तो जब भी कोई डेफिनेशन अगर मीन से स्टार्ट होती है ना, दे आर द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दे आर प्रॉपर्ली डिफाइंड बाय द लॉ मेकर। ठीक है, जिसमें आप कुछ ना तो ऐड कर पाओगे ना कुछ रिमूव कर पाओगे, जो बोल दिया सो बोल दिया, मतलब यही तो यही। इसलिए देखना कुछ कुछ डेफिनेशन मीन से चालू होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ एक्ट, यही लिखा हुआ है ना। तो जो डेफिनेशन मीन से चालू होती है मतलब इसका मतलब यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो डेफिनेशन इंक्लूड से चालू होती है वो होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव का मतलब लॉ मेकर बोलना चाहता है, लॉ मेकर बोलना चाहता है कि जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को आइडिया है, मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, फ्यूचर में कुछ और भी डाल दूंगा। मतलब जितनी भी डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं वो इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव मतलब जितना लिखा गया वो तो है ही है, जितना लिखा गया वो तो है ही है, फ्यूचर में कुछ और भी ऐड करेंगे, कुछ और भी ऐड करेंगे। रीजन क्या है? हमारे यहाँ पे ना इंडियन बड़े जुगाड़ू होते हैं, सुन लीजिए, इंडियन ना बड़े जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू का मतलब वो ना टैक्स की चोरी करते हैं, जीएसटी की चोरी करते हैं। इसलिए आप जीएसटी जब पढ़ोगे ना तो वहाँ सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है। जीएसटी में मेन पार्ट होता है सप्लाई, क्योंकि सप्लाई पे जीएसटी लगता है, पढ़ाऊंगा बाद में फिफ्थ सेमेस्टर में। सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूड से चालू है। मैं जीएसटी को थोड़ा साइड कर रहा हूँ, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया में ना लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो इंडिया में लॉ दिया हुआ, तो हमारे यहाँ पे एक से एक ब्रेन वाले हैं। अब सोचो, लॉ लिखने वाले लिमिटेड लोग हैं। अरे लॉ लिखने वाले क्या है? लिमिटेड लोग, 10 12 15 की टीम होगी। और इंडिया में जनसंख्या कितनी है? 150। मतलब तोड़ने वाले 150 करोड़ हैं, लिखने वाले 10 12 25 होंगे। अब 10 12 25 के सामने 150 करोड़ की जनसंख्या, कोई तो ज्ञाता होगा जो 10 20 के दिमाग का खेल के आगे निकल जाए। आप बताओ किसका ज्ञान ज्यादा होगा? 150 करोड़ की जनता का ज्ञान ज्यादा होगा या ये 10 20 है उनका ज्ञान ज्यादा होगा? किसका ज्ञान ज्यादा होगा? जनता। ये लॉ मेकर भी जानता है कि ये जनता लोग ना कमीना है, ये लूप होल ढूंढेगा और टैक्स की चोरी करेगा, लूप होल ढूंढेगा और टैक्स की चोरी करेगा। इसलिए लॉ मेकर कौन सा वर्ड यूज कर लिया? बोला इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब हमको जितना पता था हम उतना डाल दिए, कल को तुम लूप होल ढूंढ करके टैक्स चोरी करेगा ना, फिर भी हम तुमसे टैक्स लेंगे। आप बोलोगे, आज जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने एक लूप होल ढूंढा, एग्जांपल, मैंने एक लूप होल ढूंढा और उस लूप होल से, लूप होल मतलब कमी, लॉ में कमी थी, उस कमी का फायदा उठाकर मैंने टैक्स की चोरी किया। लॉ में एक कमी थी, उस कमी का फायदा उठाकर मैंने टैक्स की चोरी किया। अब तो मैं डांस कर रहा हूँ, भंगड़ा कर रहा हूँ, मेरे को टैक्स की चोरी मिल गई। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स दो, गवर्नमेंट बोलता है टैक्स दो, तो मैंने बोला गवर्नमेंट को, यार तुम लोग जो लॉ बनाया है, लॉ के हिसाब से मैंने टैक्स दिया है, तुम्हारे लॉ में कमी थी तो मेरा क्या गलती है? हम तो टैक्स का चोरी जो किए हम तो बेनिफिट उठाएंगे। तो एसओसी बोलता है, पढ़ा नहीं था? पर्सन का डेफिनेशन किस में आता है? इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब जो है वो तो है ही है, और जो तुमने चोरी किया वो भी है। जो है वो तो है ही है, जो तुमने चोरी किया वो भी है, और फ्यूचर में जो और चोरी करेगा वो भी है, और जिस तरीके से तुम चोरी कर सकता वो भी है। मतलब किसी भी तरीके से तुमको छोड़ नहीं सकते, तुमको टैक्स देना है तो देना है। बिकॉज इंक्लूड का मतलब ये भी, ए भी, ओ भी, और जो नहीं है वो भी। इसलिए डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हुआ है? इंक्लूड का। क्योंकि टैक्स कौन देगा? पर्संस। अब पर्संस का डेफिनेशन इन्होंने किससे स्टार्ट कर दिया? इंक्लूड से। बोला जो पर्संस नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप भी टैक्स दो। हमारा डेफिनेशन किससे चालू है? इंक्लूड से चालू है। हम आपको इंक्लूड कर लेंगे कि आप भी पर्सन हो, चलो टैक्स दो। देख रहे हो गवर्नमेंट का, लॉ मेकर का खोपड़ी देख रहे हो? खेल रहा है आपकी भावनाओं के साथ कि जो है वो तो है ही है और जो नहीं है वो भी है। इसलिए सप्लाई की डेफिनेशन पता है, आगे जब जीएसटी का ज्ञान आएगा ना, आपको लगे अरे तो टैक्स चोरी करने का फायदा है, जीएसटी चोरी करने का फायदा है, पर भूलना मत, सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है? इंक्लूड का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल। नॉर्मली क्या होता है, मेरा एक डिपार्टमेंट कोलकाता में है और एक डिपार्टमेंट मेरा हावड़ा में है। तो मैंने क्या किया, एक गोडाउन से सामान निकाला और दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। तो हम बोलेंगे यार ये तो मेरे बिजनेस का ही पार्ट है, मैंने एक जगह सामान उठाया और दूसरे जगह पे डाल दिया, काहे का टैक्स? काहे का टैक्स? लॉ मेकर बोलता है सप्लाई डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है?
इंक्लूड से बोलता टैक्स लगेगा। मतलब तुम कुछ भी तरीके से टैक्स की चोरी करने जाओगे ना, ये लोग किसका ज्ञान देंगे? इंक्लूड। इसलिए ये इंक्लूड को तुम हल्के मत लेना। ये इंक्लूड ही आपका जीवन बर्बाद कर रखा हुआ, इतना टैक्स ले रहा बिकॉज ऑफ इंक्लूड। तो दो प्रकार की डेफिनेशन होती है, मीन्स और इंक्लूड। जो मीन्स है मतलब वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इंक्लूड का मतलब जो है वो भी, और जो नहीं है वो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ऊपर से तो नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। नंबर वन, ठीक है, तो नंबर वन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, ठीक है। HUF नंबर थ्री, अ कंपनी नंबर फोर, अ फर्म नंबर फाइव, एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एन एसो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ब्रैकेट में AOP बोलते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सिक्स, एसोसिएशन पर्सन, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपका डाउट तभी आना चाहिए जब मैं बोलूंगा डाउट पूछो, ठीक है। आपका डाउट तभी अराइज होगा जब मैं बोलूंगा डाउट पूछो। बाकी पूरा कोशिश करूंगा डाउट ना आए, से पहले समझ लेना, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेवन, अ लोकल अथॉरिटी। 8 नंबर, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल, सॉरी जुरिडिकल बोलते हैं। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल, JURIDICAL, जुरिडिकल पर्सन। शॉर्ट में अपने क्या बोलते हैं इसको? AGP। ग्रुप में सब ठीक है ना? फिर मैसेज किया, बाद में देखता हूँ। चलो बाद में देखता हूँ, चलो। पर्सन्स का मतलब क्या है? इंक्लूड। अच्छा, 8 मैंने लिखवाया, क्या 9 10 भी हो सकते हैं? अरे हो सकते कि नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है? इंक्लूड से स्टार्ट। समझ आया? लॉ में क्या बोलता है? पर्सन्स का मतलब ये लोग। फ्यूचर में कोई और पर्सन आ सकता है, टेंशन ना लो, टैक्स देना है। ये इंक्लूड लोग इसीलिए बनाते हैं ना कि टैक्स लेने की कोशिश करते हैं लोग, कुछ नहीं। पहला, पर्सन्स मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम और आप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप ना इंडिविजुअल में ही आता है, तो यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो, पर्सन्स में आगे लिख लो यहाँ पे, नेचुरल पर्सन्स और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, नेचुरल पर्सन और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर समझ रहे हैं ना? सोल प्रोप्राइटरशिप वो पर्सन्स में आ गया, ठीक है। HUF का मतलब क्या होता है? HUF मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसमें ना, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, तो ऐसे लिख लो, डिटेल्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में HUF बोल के पढ़ा दूंगा। HUF का ज्ञान आज ले लो, फ्यूचर में HUF का फायदा भी उठा सकते हो। आपको HUF से बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं HUF पढ़ा दूंगा। हाँ मिलेगा बेनिफिट, इसलिए मैं HUF पढ़ा देगा। लड़की लोग थोड़ा आज गुस्सा हो जाएंगे कुछ कुछ चीजों पे, कोई बात नहीं। कंपनी कंपनी बाद में, अभी नहीं। कंपनी, कंपनी क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर्म क्या है आपका?
फर्म आपका क्या है? अरे फर्म क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। तो कंपनी में कौन कौन आता है? कंपनी में कौन कौन आएगा? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, है ना? यह क्या कंपनी। अभी मैं एक समरी बनाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी मैं एक एक वर्ड का मतलब सर, जब बात फर्म की आती है, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? लोकल अथॉरिटी क्या होता है? एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस क्या होता है? इन सब का ज्ञान नीचे में, तो एक समरी डिटेल बना रहा हूँ, चलो बनाओ साथ में। ठीक है। ये समरी पढ़ेंगे, समरी के बाद फिर ऊपर में आएंगे। ठीक है। ये समरी बहुत जरूरी है आपका। एओपी, एओपी मतलब आर्टिफिशियल, हाँ, आर्ट एसोसिएशन ऑफ पर्संस लिखो, एओपी वर्सेस वर्सेस बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे लिख लो बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस एजीपी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना लोगों को इसी तीन वर्ड में होती है। ये ये तीन वर्ड में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि सर एओपी किसको बोलेंगे, बीओआई किसको बोलेंगे, और एजीपी किसको बोलेंगे। ये तीन को मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ, बाद में फिर डेफिनेशन पे आते हैं। ये तीन पहले समझ लो। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एजीपी मतलब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है। लिखो यहाँ पे, पर्सन्स, प्रॉफिट मोटिव, टाइप्स ऑफ मेंबर, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग मेंबर। हर जगह ना मेंबर्स लिख देना। नंबर एसएन कर देना सिर्फ। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, एओपी, एओपी, बीओआई, और लास्ट में क्या बचेगा आपका? एजीपी, सीरियल नंबर एसएन। एओपी की फुल फॉर्म लिख लो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये एओपी क्या होता, एओपी क्या होता समझो। एओपी क्या होता देखो, इतना हो गया, मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, इतना हो गया, फटाफट नोट डाउन करो तो। जिस दिन तुम प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करोगे ना, उस दिन तुमको ये बेसिक्स का फायदा मिलेगा। हेलो,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखना मैं ऊपर कर रहा हूँ, हाँ ऊपर कर रहा हूँ। आप देखना यहाँ पे एक वर्ड है फर्म, एक वर्ड है फर्म, है ना, और एक वर्ड आपको मिलेगा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बोलता हूँ, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। दो या दो से अधिक लोग जब मिल करके बिजनेस करते हैं, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ जॉइंट वेंचर। बोलो कौन सही है? अच्छा हम सही है, तो तुम लोग गलत है। तुम लोग भी सही है, तो गलत कौन है? मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या मतलब लॉ गलत है। अच्छा सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है, दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं, अब आप क्या बोलोगे उसको? आप उसको फर्म बोलोगे? चलो मान लेते हैं दोनों का प्रॉफिट मोटिव, आप क्या बोलोगे? फर्म होना चाहिए, और हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए। वही बात है, इसीलिए मैं क्लियर कर देता रहा हूँ। फर्म क्या होता है? फर्म, फर्म का मतलब यहाँ पे हो गया पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, सिंपल। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। अगर आपने पढ़ा होगा एलएलपी तो कंपलसरी रजिस्टर रजिस्टर कराना होता है, बिकॉज वो कॉर्पोरेट बॉडी होता है। और पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। पर इंडिया में दो जगह ऐसा जहां पे करवाना कंपलसरी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वहां पे कंपलसरी है, मतलब पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन वहां पे कंपल, दो जगह पे कंपलसरी है, बाकी जगह पे ऑप्शनल है। तो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी आ गया फर्म में। लेकिन जब बात होती है ज्वाइंट वेंचर का, एग्जांपल मान लो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, अरे अपार्टमेंट बनते हैं ना, तो मान लेते हैं हम लोग राजारहाट में ना बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना रहे हैं। अब एक कंपनी के पास, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, एक कंपनी के पास इतना औकात नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाए, कम से कम 15-20 पार्ट होता ना, सी विंग, ई विंग, वो विंग, ऐसे करके बहुत सारा अपार्टमेंट बना था। एक कंपनी के पास इतना औकात नहीं है कि पूरा पूरा अपार्टमेंट बना ले। तो ऐसे क्या हुआ ना, तीन चार कंस्ट्रक्शन कंपनी मिल करके एक क्या बना ली, ज्वाइंट वेंचर। और वो ज्वाइंट वेंचर पर्टिकुलर दिस प्रोजेक्ट के लिए है। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर खत्म, अपने से क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, हो गया ज्वाइंट वेंचर। तो एसोसिएशन पर्सन मतलब, एसोसिएशन मतलब साथी। अरे तुम लोग आपस में क्या है, एक एसोसिएट हो, आपस में दोस्ती आ रही है ना। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है, कुछ लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। ये जो चार कंपनी अलग अलग थी, ये जो चार कंस्ट्रक्शन कंपनी अलग अलग थी, ये मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं बिजनेस कर रहे हैं? वो किस में फॉल करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नीचे में एग्जांपल लिख लेना, एओपी का एग्जांपल लिखो तो ज्वाइंट वेंचर। और अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा एओपी का ना, सुन करके शॉक्ड हो जाएगा तुम लोग। एओपी का एग्जांपल क्या हो गया, जेवी, जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर। अमूल का नाम सुना है? सुबह सुबह चाय वाय बनता है अमूल का दूध, पता क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बिकॉज अमूल क्या है, कंपनी, अमूल कंपनी है। कितना नादान है तुम लोग। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी थोड़ी है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लिखो। अरे किसान लोग मिलकर के अमूल को बनाया है, गुजरात से चालू हुआ था। अमूल मतलब देश में व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, पढ़ा होगा। चलो ठीक, नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपने सुना, अच्छा आपने कल्याणी नाम है ना, काकुरबाजी से जो ऑटो मिलता है, कल्याणी है ना, करुणामय, सॉरी करुणामय। करुणामय देखना बहुत बड़ी सोसाइटी का नाम है वो। और वो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। करुणामय सोसाइटी जो है ना, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। किसी एक बंदे ने मिलकर बनाया है, जितना लोग का फ्लैट है सबने मिलकर बनाया है। सबने मिलकर के एक सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या है। अच्छा आपने भिड़े में सुना होगा, सोसाइटी में फंड नहीं है। वो फंड किसके नाम पे आता है, वो चेक किसके नाम पे कटता है, सोसाइटी के नाम पे कटता है। इनकम भी किसकी होती है, टैक्स भी कौन भरेगा, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्या चीज, वो पर्सन्स में आ गया ना, तो जो पर्सन्स में आ गया टैक्स भरेगा। क्या चीज, तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है बिजनेस भी कर रहा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, गोकुलधाम सोसाइटी का जो गार्डन है, वो लोग विवाह के लिए यूज कर रहे हैं, मैरिज के लिए यूज कर रहे हैं। जो प्ले गार्डन है वहां पे कोई टूर्नामेंट करवा रहा है, इनकम आ रहा है कि नहीं इनकम आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनका अपना गार्डन है, उस गार्डन पर उन्होंने मैरिज ब्यूरो वाला काम चालू कर दिया कि शादी ब्याह कराएंगे खुले में। आया ना? उनका अपना वो भी तो है खेल कूदने वाला क्लब हाउस, उसमें भी तो लोग कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं जहाँ पे पैसा कमाने के चांस है कि नहीं कमा रहे। अगर सोसाइटी नाम पे कुछ पैसा हो रहा तो टैक्स भी कौन भरेगा? सोसाइटी। तो वो हो गया कॉर्पोरेट सोसाइटी, क्योंकि वो पर्सन्स के डेफिनेशन में आ गया। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो ज्वाइंट वेंचर, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कौन आएगा? क्योंकि एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? दो या दो से अधिक लोग, क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप। दो या दो से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप। कोई बोलता हम पार्टनरशिप नहीं मानते हैं, तो क्या मानोगे? ज्वाइंट वेंचर मानोगे? वो ज्वाइंट वेंचर को भी क्या डाल दी गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में डाल दिया गया। चलो टैक्स दो। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का बिगेस्ट एग्जांपल आपका जेवी, ज्वाइंट वेंचर और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोचो, अमूल क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर अमूल कंपनी होती, सुन लो बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर अमूल एक कंपनी होती तो दुनिया, देश की, दुनिया का नहीं बोलूंगा, देश की सबसे बड़ी कंपनी होती और देश की सबसे ज्यादा मेंबर वाली कंपनी होती। अगर अमूल एक कंपनी होती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कौन बन जाती है? अमूल। अमूल एक कंपनी ने, दुर्भाग्यवश यही है। हम लोग कंपनी नाम पे किसका नाम याद आता है? टाटा का नाम याद आता है, रिलायंस का नाम याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि अमूल कंपनी नहीं है। जिस दिन अमूल एक कंपनी हो जाती है ना, ये सारे किसान उसके क्या है? मेंबर हैं। सोचो देश में कितना किसान है, कितनी बड़ी कंपनी हो जाती है अमूल। अमूल कंपनी नहीं, अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सारे किसान उसके क्या है? मेंबर है। क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट मोटिव, यस या नो? हो सकता है ना? हो सकता है, हाँ आराम से हो सकता है, पर करेगा नहीं ना, छूट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशंस मिलता है ना टैक्स में बहुत कुछ। ठीक है, देखो प्रॉफिट मोटिव यस, इसलिए तो अमूल दूध का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, अमूल में क्या होता है? नेचुरल भी आ सकते हैं और आर्टिफ। अच्छा, अमूल में सारे फॉर्मर है नेचुरल, लेकिन चार कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर के एक अपार्टमेंट बना रही है, तो वो चार जो कंपनी वो क्या है? आर्टिफिशियल। तो बॉडी ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस में नेचुरल भी आ सकता है और आर्टिफिशियल भी आ सकता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आ सकते हैं। इसके मेंबर फ्लैक्चुएट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अरे मेंबर जाएगा आएगा, ठीक है। जैसे अपार्टमेंट, अपार्टमेंट बनकर रेडी हुआ, जॉइंट वेंचर खत्म, मेंबर भी खत्म। तो मेंबर क्या होते हैं? फ्लैक्चुएट होते हैं। क्लियर होगा? नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एग्जांपल लिखो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एग्जांपल लिखो। ICAI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICSI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। IC, क्या बोलते हैं CMA वाला, क्या नाम है? IC, ICMAI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यही ना? ठीक है, ICMI। और बताओ, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी किसमें आती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या हुआ बोल, सुना है? ऐसे क्यों दिख रहा है? लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी हो गई हो तो इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आएगा। बता रहा हूँ, बता आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, आ रहा हूँ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या आ गया आपका? ICAI, ठीक है, ICSI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ICMAI, मैं फेमस नाम ले रहा हूँ जो तुमको याद है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। फिर पॉलिटिकल पार्टी, लेबर यूनियन, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल, आप भाई CA का एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। कल को आप CA बनोगे, कल को आप CA बनोगे, तो आप क्या हो जाओगे? इंस्टीट्यूट्स के मेंबर हो जाओगे। आपको 6 डिजिट का एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। कल को आप CA बन जाओगे तो आपको 6 डिजिट का एक मेंबरशिप मिलता है, ठीक है। आप CA इंस्टीट्यूट्स के क्या हो जाओगे? मेंबर हो जाओगे, ठीक है। आप हो गए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या हो गए? इंस्टीट्यूट्स क्या हो गए आपका? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जस्ट, अब आप बोलोगे सर हम जब भी इंस्टीट्यूट्स में
अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो लोग अच्छा खासा मोटा पैसा मांगता है, 15,000 20,000 मांगता है। फिर एग्जाम का अलग से मांगता है, फिर जो सप्ली प्ली होता है उसका अलग से मांगता है। सर ये तो प्रॉफिट मोटिव के लिए है। आप तो बोलोगे ना सर ये प्रॉफिट मोटिव के लिए, जस्ट बिकॉज आपकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हुए मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। हाँ, इस पे बहस हो सकती है, इसमें तर्क आपका बिल्कुल सही है कि सर प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन कानून में ये लिखा गया ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। हमें क्या मानना, अपना बात मानना है या कानून मानना है? हमें कानून मानना। जनरली ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मैंने वर्ड यूज किया जनरली। कुछ कुछ केस में प्रॉफिट मोटिव हो सकते हैं, बट 90% केस में प्रॉफिट मोटिव नहीं होते। जैसे लेबर यूनियन जब बनता है, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो यूनियन के भलाई के लिए बनता है। आपने पढ़ा होगा स्पेशल एक्ट बोल के कि इंडिया में, जैसे LIC, ICMI, ICSI, ये सब स्पेशल एक्ट ऑफ इंडिया है, स्पेशल स्टैट्यूट है, ये पार्लियामेंट से बने हैं। इनका धर्म है कि देश में नए नए CA को बनाना, अच्छे अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनाना, अच्छे अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना, इनका धर्म है ये। वो इनके लिए बनाया गया था। देश में लोगों को इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाए, इसके लिए LIC बनाया गया था। ये स्पेशल एक्ट ऑफ इंडिया, इनको एक ही काम दिया गया था। LIC काम क्या बोला, LIC बनाओ। CA को क्या बोला, तुम CA बनाओ। ये स्पेशल एक्ट है, तो इनको स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया था। ये स्पेशल स्टैट्यूट है, इनका अपना खुद का एक्ट है, ठीक है। तो ये किसके कैटेगरीज में आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्वेश्चन हो रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्वेश्चन आ रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप अगर बीजेपी पार्टी के मेंबर होंगे, कल को अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो आपको बीजेपी का ही मेंबरशिप मिलता है, तो आप क्या हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बीजेपी पार्टी क्या हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ गए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या इनको भी टैक्स देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, अगर पैसा कमा रहे हैं तो देना चाहिए। अलग बात है बाद में एग्जाम्पशन मिल जाता है, वो अलग बात है, पर टैक्स देना चाहिए, बिकॉज ये किसके अंदर में आते हैं, पर्सनस के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट लिखो AGP। AGP ये तो गजब ही है। AGP, जैसे मैंने CA इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया, तुम्हारे दिमाग में कलकत्ता यूनिवर्सिटी घूम रहा होगा, सच बोलना। क्योंकि आप बोलोगे सर पढ़ाई तो CA वाला भी करा रहा है, पढ़ाई तो तुम्हारे दिमाग में एक गधा है, तुम लोग। नहीं आया, बोला नहीं आया, सर बहुत महान काम कर दिया, नहीं आया। लिखो यूनिवर्सिटी, एकदम प्राउडली बोल रहा है, नहीं आया। यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी आपने सुना, ये सब किसके अंदर आती है, AGP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स। अब आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर कैसे? पढ़ाई तो CA वाला भी करवा रहा है, पढ़ाई तो CMA वाला भी करवा रहा है, पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, अंतर है। तुम कल को कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा, तुम क्या यूनिवर्सिटी का मेंबर बनेगा? नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी का मेंबर बनेगा क्या? बताओ, कल को तुम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ करके ग्रेजुएशन लिया, तो तुम जस्ट बिकॉज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, तो तुमको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन कल को तुम अगर CA बन गया, तो CA इंस्टीट्यूट्स का क्या बन गया, मेंबर। क्या बन गया, मेंबर। कल को तुम्हारे पास औकात है कि तुम इंस्टीट्यूट्स का प्रेसिडेंट बन सकता है। अरे जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स का प्रेसिडेंट है, वो CA ही तो है। जो लोग CA वे कर रहे हो, मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप CA करते होंगे, तो आपके इंस्टीट्यूट्स का एक प्रेसिडेंट होगा, उसकी डिग्री पढ़ना, वो CA होगा। तो CA ही CA का प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब CA इंस्टीट्यूट्स का प्रेसिडेंट बनेगा। तो आप मुझे बताओ, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गया, CA वाला, CS वाला इंस्टीट्यूट, CMA वाला इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल पार्टी, लेबर यूनियन। अगर मैं TMC का मेंबर बन गया, अगर मैं TMC का कार्य करता है, तो मैं क्या हो गया, TMC का मेंबर। तो मेरे पास TMC का क्या है, एक मेंबरशिप है। मैं धड़ल्ले से बोलूंगा, दीदी अपनी जान पहचान वाली है, बोलूंगा ना, ठीक है। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी से निकलते हो, तो क्या आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी मेंबरशिप मिलता है क्या? इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटी आ गई, किस में आ गई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या इनको टैक्स देना चाहिए? ऑब्वियसली कमा रहे तो देना ही पड़ेगा। अलग बात है एग्जाम्शन मिल गया, अलग बात है, आगे पढ़ेंगे एग्जाम्शन मिला है कितना मिला, पढ़ेंगे बाद में। तो AGP क्या हो गया, यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी स्कूल्स वगैरह है, वो किस में आ गई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और एग्जाम्पल दे रहा, तुम लोग जब पैदा हुआ तो एक बात याद आया था, RBI, क्योंकि नोट देखा होगा उसमें RBI लिखा होगा, तो RBI क्या हो गया, AGP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सेबी का नाम सुना है?
तो ताजा ताजा आईएफएस में एकदम डिटेल में पढ़ के आए थे। सेबी वो क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। नबार्ड का नाम सुना है? नबार्ड, ये सब क्या है? एजीपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आई होप मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया। चलो, एओपी में क्या कौन कौन आएगा? एओपी में कौन कौन आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट वेंचर, ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। बीओआई में कौन आएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंस्टीट्यूट्स का मेंबर जो बनता है उसको बोलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एग्जांपल क्या होगा इसका? आईसीएमआई, आईसीएसआई, ठीक है, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एजीपी का फुल फॉर्म क्या? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस। कौन कौन आएगा? यूनिवर्सिटीज आएंगी, आरबीआई आएगा, सेबी, नबार्ड, ये सब आ जाएंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। समझ रहा? ये लोग भी क्या है? पर्संस की कैटेगरीज में। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब ये प्रॉफिट मोटिव, हाँ कौन सा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट। अब आपका एनपीओ किस लिए बनाया आपने? प्रॉफिट, एनपीओ तो नॉन प्रॉफिट होता है। आपको पता कंपनी भी चैरिटेबल आ जाती है ना? तो चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, अगर उसने कंपनी बनाया होगा तो कंपनी होगा, अगर उसने ज्वाइंट वेंचर बनाया होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, अगर उसने पार्टनरशिप में किया होगा तो फर्म होगा। अरे एनपीओ को भी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, तो आपने किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया वो मैटर करता है। जैसे आपने एनपीए कंपनी बना दिया, जैसे सचिन फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, वो एक चैरिटेबल कंपनी है ना, वो सेक्शन 8 कंपनी है तो वो कंपनी हो गई। तो एनपीओ का रजिस्ट्रेशन आपने किस एक्ट में करवाया है वो मैटर करता है, तो जैसा एक्ट वैसा आइडेंटिफिकेशन। समझना मेरी बात? जैसे एग्जांपल, टाटा फाउंडेशन, पता है ना इंडिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल कंपनी है टाटा फाउंडेशन। टाटा फाउंडेशन एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी है। तो वो यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो किस में आ जाएगी? डायरेक्टली किस में आ जाएगी? कंपनी, पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा। तो एनपीओ का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ वो मैटर करता है, तब जाकर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलो, अच्छा इंडिविजुअल में कौन कौन आ गया? चलिए वेरीफाई करते हैं क्या क्या सीखे हम लोग। इंडिविजुअल में कौन कौन आ गया? अरे इंडिविजुअल में कौन कौन आ गया? हम और आप आ गए, नेचुरल पर्सन और सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए एचयूएफ में कौन कौन आ गया? फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली, अभी एचयूएफ पे आएंगे, टेंशन लो, एचयूएफ पे भी आएंगे, ठीक है। कंपनी तो ये तो पेंडिंग कर दो, स्टार लगा दो पेंडिंग। कंपनी मतलब समझ गया ना? कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी, जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है, आर्टिफिशियल बॉडी, तो कंपनी आपने पढ़ा हो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एसबीआई, हेलो एसबीआई क्या है? सर बैंक है, हमको ही पता बैंक है। क्या है? अरे कंपनी है, एसबीआई लिमिटेड। एसबीआई लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। भगवान बचाए तुम लोग को। फर्म क्या है? फर्म क्या है? फर्म में मतलब पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों आ गए फर्म में, पार्टनरशिप और एलएलपी, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अच्छा मैं जो आपको मैट दूंगा ना उसमें सब लिखा रहेगा, टेंशन ना लो। अभी कॉन्सेप्ट ले लो, मैट नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, इस वीक में आपको 3 मिलेगा, नेक्स्ट वीक वो मिल जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में क्या आया? हेलो, एसोसिएशन पर्संस में क्या क्या आया? ज्वाइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन कौन आया? आईसीएमआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, चलो बहुत बढ़िया। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आ गया आपका? केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी, सुना है ना? केएमसी, बीएमसी, ये जितने भी म्युनिसिपालिटी होते हैं ना इनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। अरे ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी तो पैसा कमाता है, अलग बात है टैक्स देता है या नहीं देता वो अलग बात है, पर वो भी तो पर्सन्स के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। जितने भी लोकल अथॉरिटी, जैसे एग्जांपल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आ गया लोकल अथॉरिटी में, ठीक है। आपका बचा लास्ट में एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजीपी। एजीपी में कौन कौन आएगा? जो ऊपर के 1 से लेकर 7 तक, जो 1 से लेकर के 7 तक नहीं आता वो किस में आएगा? 8 में आएगा। तो 1 से लेकर 7 तक क्या क्या नहीं आता? यूनिवर्सिटीज नहीं आई थी, कॉलेज नहीं आए थे, स्कूल से नहीं आए थे, आया बस हमने। प्लस आपका कौन कौन नहीं आया था? आरबीआई से भी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब किस में आ गए? एजीपी में आ गए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एक बार गो थ्रू कर लो, अपना सेल्फ असेसमेंट कर लो एक बार। अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यस भी लिख दो और नो भी बोलो, जनरली ये नो होते हैं,
जनरली ये नो होते, प्रॉफिट मोटिव नहीं होते, बट कुछ कुछ केस में हो जाते हैं। आपका एजीपी, एजीपी यस या नो दोनों लिखो। 90% केस में ये नहीं होते हैं प्रॉफिट मोटिव, पर कुछ कुछ केस में हो जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पर्सन्स बताइए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन बनता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पर्सन्स कौन बनता है? नेचुरल बनता है भाई। मेंबरशिप किसको मिलता है? नेचुरल। और इसमें एजीपी में, अरे सेबी क्या है, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? आर्ट लिखो यहाँ पे, आर्टिफिशियल। मेंबर्स फ्लैक्चुएट होते हैं ना, सीए मरता है फिर दूसरा सी आ जाता है यस। अच्छा, एजीपी में ना, एक सुनो सुनो, एजीपी में आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, अगर आपको सेबी का मेंबर बनना है तो ऐसे ही बन जाओगे। आरबीआई का मेंबर बनना है ऐसे बन जाओगे। इसका जो मेंबर होता है ना, वो एक्ट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग में नो डालना। नो मतलब फ्लैक्चुएट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बोलेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई का गवर्नर वही बनेगा जो देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। मोदी जी जिसको डिसाइड करेंगे वही आरबीआई का गवर्नर गवर्नर बनता है। तो मोदी जी हमको आपको डिसाइड करने वाले हैं? नहीं। नो यहाँ पे होगा फ्लैक्चुएटिंग, नो। एक बार आप कर लो। हाँ, अगर स्कूल कॉलेज आपका एक्ट में है, अगर एक्ट से बना हुआ है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, आपका अपना स्कूल की बात नहीं हो रहा है, वो तो ट्रस्ट है। अभी एक वर्ड एक बार रिवीजन करो ना, मैं कुछ और बताऊंगा, एक और कुछ रिवीजन करो ना, एक वर्ड बताऊंगा। सुन लीजिए, हेलो, चलिए। आर्टिफिशियल जुडिशियल फंक्शन का एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, डरना मत। डेटी, गॉड, हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, बोला तू भी पर्सन है। भगवान को भी नहीं छोड़े, बोला आपसे बहुत पैसा आता है इंडिया में। इंडिया में सुनो, इंडिया में अगर मैं आपसे पैसा मांगूंगा आप नहीं दोगे, लेकिन बोल दो भगवान नाम पे, तो किडनी को गिरवी रख के पैसा दे देगा, क्योंकि भगवान से सब डरते हैं। चलो डेटी को नहीं छोड़ो। अब जब मैं बात डेटी की बात करता हूँ ना, तो इट्स डज नॉट बिलोंग टू ओनली हिंदू डेटी। सारे धर्म का जो डेटी है ना, सबका। मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, हम लोग ना आइडल वर्शिप करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। सिख में क्या होता है, गुरु का पूजा होता है। बुद्धिज्म में भी गुरु का पूजा होता है। वो हम मुस्लिम्स में, वो लोग स्क्रिप्चर्स जो होते हैं ना, जो देखना कभी किसी मोहम्मदन शॉप में जाना, देखना कुछ उर्दू में लिखा रहता है, और लोग उसकी पूजा करते हैं। या उनका अपना एक पूजा पद्धति है, पश्चिम में मुंह रख करके, मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर कुछ गलत बोला माफ करना, ठीक है। वो उनका पूजा पाठ होता है। तो सबका अलग अलग वर्शिप का आइडियल है, ठीक है ना। डेटी में सब आ गया, चाहे आप हिंदू हो या किसी भी धर्म में हो, सब में आप आ गए। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे इंडिया में ना एक सबसे धनवान मंदिर है, जिसका नाम है बालाजी, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है ना, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है। सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में उसी मंदिर के पास में है। ये लोग बोले अच्छा पैसा कमाने का तरीका वहाँ से, ये लोग डेटी में कन्वर्ट कर दिए उसको। और बोले चलो, तो बालाजी जो तिरुपति बालाजी है ना, ये बात सही है, सबसे ज़्यादा चढ़ावा उनके ऊपर ही आता है, और वो डेटी के अंदर आते हैं और उनको टैक्स देना पड़ता है। और तिरुपति बालाजी में इतना पैसा चढ़ाया जाता है कि तमिलनाडु सरकार को भी लोन देता है वो। हमारे, हाँ, हमारे मंदिर की इतनी औकात है, मैं वर्ड पे मत जाना, मतलब कहानी तरीका बता रहा हूँ। हमारे मंदिर का इतना औकात है कि ये लोग सरकार को लोन देते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट को लोन कौन दिया पता है? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को लोन दिया है कि चलिए, सरकार सरकार को बोला चलो हॉस्पिटल बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, हम तुमको लोन देते हैं। इतना औकात है तिरुपति बालाजी। तो किस में आ गया? डेटी में आ गया।
तो लिख लो रिलीजियस गॉड, समझने के लिए टैक्स में गॉड वर्ड नहीं है, टैक्स में कौन सा वर्ड है, डेटी। जैसे एग्जांपल, अभी तुम गॉड बोलेगा सब बोलेगा तुम क्रिश्चियन है, हम बोलेंगे भगवान बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा अल्लाह बोलेगा मुस्लिम, इसलिए बोला डेटी वर्ड यूज करेंगे जो सबके लिए कॉमन वर्ड होगा। तो इनकम टैक्स वाले उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। हाँ, डेटी डेटी, रिलीजियस गॉड लिखो ना ब्रैकेट में। क्लियर हुआ ना? एक पॉइंट हमारा एच का बाकी है, चलो एच लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत बाबू यहां तक? लाइव एट होम स्टूडेंट कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? चलो, थोड़ा सा क्लास बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? एच क्या है सुन लो, एच का बेनिफिट आज सुन लो, फिर क्लास में एंड करूंगा यहाँ पे। एच का मैंने बोला ना पर्सन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज पर्सन ही तो टैक्स देगा ना, तो जब तक आप पर्सन का आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे तो कैसे टैक्स दोगे, इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एच का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू फैमिली। मेरे को ना थोड़ा जानना है, एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चल शिवम बताता हूँ। फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। बता, फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या बोला? सुनो, फैमिली दो प्रकार की होती है, देखो जब बात होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ना, सबके दिमाग में यही आता है जॉइंट फैमिली। जब बात होती है एच का तो सबके दिमाग में क्या आती है? जॉइंट फैमिली। जरूरी नहीं है, दो प्रकार की फैमिली होती है। एक न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सिंगल कपल, हस्बैंड वाइफ। अरे हाँ मतलब वही, अरे बच्चा लोग कपल है क्या बोलना चाहते हैं? सिंगल कपल को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, और जॉइंट फैमिली मतलब दो चार टो कपल, चाचा चाची दादा वादा सब आ गए, वो जॉइंट हो गया। ठीक है, तो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में आते हो या आप जॉइंट फैमिली में आते हो, आप एच खोल सकते हो, एच का जो भी है आप फायदा उठा सकते हो। तो दो प्रकार की फैमिली, सिंगल फैमिली को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे सिंगल कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, वो सिंगल फैमिली न्यूक्लियर कपल। और ज्वाइंट मतलब दो तीन कपल चार कपल पूरा खानदान टाइप का, समझ गया ना, वो हो गया ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो एच का फायदा सिंगल फैमिली भी उठा सकती है, मतलब न्यूक्लियर वाले और ज्वाइंट वाले भी उठा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसी एच की बात आती है ना, लोग वर्ड क्या बोलते हैं? अनडिवाइडेड, जहां पर सब लोग क्या है? एक है, ज्वाइंट है। भाई इंडिया में सास बहू का सीरियल आता है, झगड़ा तो होना ही है, और घर टूटेगा, कंफर्म टूटेगा, नहीं टूटेगा तो बॉलीवुड बॉलीवुड वाले तोड़ देंगे, इन लोग का धर्म ही तोड़ना है। तो डिवाइड तो होना ही है, तो डिवाइड होकर बन गए न्यूक्लियर, और नहीं डिवाइड होगा तो क्या बन गए? ज्वाइंट। तो चाहे आप सिंगल हो या ज्वाइंट हो, आप एच का फायदा उठा सकते हो। बात क्लियर आ रही है? चलो, एच लोग खोलते क्यों है? एच लोग खोलते, मैं ना एक सिंगल फैमिली का एग्जांपल लूंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक सिंगल फैमिली का एग्जांपल दूंगा। एच लोग क्यों खोलते हैं उसका फायदा सुन लो। अरे तुम लोग बाद में फायदा उठाएगा, ध्यान सुन लो, बाद में फैमिली बढ़ेगी ना, तुम लोग फायदा उठा लेना। ये है मिस्टर और ये उनकी है मिसेस। ठीक है, तो आपको पता है इंडिविजुअल पर 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्शन है। अरे इंडिविजुअल इनकम पर कितना एग्जाम्शन है? 2.5 लाख रुपया तक। इंडिया में अगर आप 2.5 लाख रुपया तक का इनकम कमाते हो तो आपको एग्जाम्ट है। आपको ज्ञान मत देना कि 3 लाख भी है 5 लाख भी है, बाद में सुनेंगे। अभी एक जनरल एग्जांपल है कि मान लो मिस्टर ने कितना रुपए का एग्जाम्शन उठाया? 2.5 लाख का एग्जाम्शन उठाया। हस्बैंड ने 2.5 लाख रुपया का एग्जाम्शन का बेनिफिट उठाया। वाइफ बोलती है हम भी कितना उठाएंगे? 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट उठाएंगे। इन दोनों ने मिल करके इन दोनों ने मिल करके एक एच ओपन किया, और इनकम टैक्स एक्ट में ना एच को बोलते हैं इंडिविजुअल। हस्बैंड वाइफ में मिल करके क्या ओपन किया? एच ओपन किया। मान लो
नाम मान लो मिस्टर राम थे, ठीक है, तो एच का नाम हो जाएगा राम एच, सिंपल नाम रहेगा, नाम के बाद एच लिखा है, जैसे अपने पढ़े थे ना कि ओपीसी लिख देना ब्रैकेट में, नाम के बाद ओपीसी, या प्राइवेट कंपनी रहेगा तो नाम के बाद पीवीटी एलटीडी, पब्लिक रहेगा तो नाम के बाद एलटीटी। ऐसे ही अगर मैं एच ओपन करने जाऊंगा तो नाम के बाद क्या लिखा रहेगा, एच, सपोज राम एच, ठीक है, तो इन्होंने एक एच खोला, एक अपना एच खोला राम एच, पता है एच को क्या माना जाता है, इंडिविजुअल, तो इसमें भी एग्जम्पशन कितना मिलेगा, इसीलिए लोग एच खोलते हैं। मतलब एज ए हस्बैंड मैंने 2.5 लाख रुपया का एग्जम्पशन का बेनिफिट उठाया, मेरी वाइफ ने भी 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन का बेनिफिट उठाया, दोनों ने मिल करके क्या खोला था, एच, तो कुछ इनकम एच में दिखा दिया, मतलब जो इनकम मेरे फाइल में आना चाहिए था, या जो इनकम मेरी वाइफ के फाइल में आनी चाहिए थी, मैं ना तो अपने में दिखाया ना अपनी वाइफ के फाइल में दिखाया, कहाँ पे दिखा दिया, एच में दिखा दिया, तो 2.5 लाख का एग्जाम्पशन वहां ही मिल गया, तो टैक्स का बचत हुआ कि नहीं बचत हुआ। तो तीनों मिल करके, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एच, तीनों ने मिल करके कितने रुपए का बेनिफिट उठाया, 7.5 लाख रुपए का एग्जाम्पशन ले लिया, मतलब टैक्स ही नहीं देना, इसलिए लोग एच खोलते हैं, और तुम भी फ्यूचर में खोल लेना। क्वेश्चन, सर कौन खोलेगा, बीवी खोलेगी या हस्बैंड खोलेगा? हाँ, इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है, हमको बोलने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है, हमको गाली मत देना तुम लोग, एक्ट को गाली देना। हाँ, भारत एक पुरुष प्रधान कंट्री है, देश है, एच खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेल को है, मतलब कल को बीबी बोलती है हम एच खोलेंगे, गवर्नमेंट बोलता है नहीं, हस्बैंड को लेकर आओ, आया बात सामने, हस्बैंड को लेकर आओ, तो एच कौन खोल सकता है, हस्बैंड। शिवम तू एच नहीं खोल सकता, उसके लिए शादी करना पड़ेगा, सोच रहा अभी आके खोलेंगे, शादी करना पड़ेगा। और सुनो, एच में क्या, जिस दिन तुमने शादी किया ना, जिस दिन तुमने शादी किया, शादी समझ रहा, अरे मतलब कोर्ट के निगाह में, वो 7 फेरे नहीं, आज पता ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है शादी का, जैसे तुमने रजिस्ट्री करवाई तुरंत जाकर तुमने एच खोल लिया, जरूरी नहीं है बीवी बच्चे हो जाएगा तभी एच खोलेगा, मतलब जरूरी नहीं है बच्चा हो जाए, बीवी तो होना चाहिए, सॉरी बच्चा होना चाहिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बच्चा हो तभी जाकर तुम एच खोलाएगा, कोई बात नहीं, बच्चा आएगा भगवान का देन है, एच में डाल देंगे कोई बात नहीं है, बीवी, हस्बैंड, मियाँ बीवी है ना, हेलो मियाँ बीवी कपल एच खोल सकता है, कोई क्या सिंगल, सिंगल बोलेगा यहाँ भी मेरा इज्जत नहीं है अच्छा, क्या कोई सिंगल एच का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है, उसके लिए शादी करना पड़ेगा भाई। हाँ वो अलग बात है, कदम सिंगल का बात किया था तो एच क्यों खोलता है, सुनो सुनो, एच क्यों खोलता है, सुन लो सुन लो, एच क्यों खुलाता है, टैक्स का, टैक्स का बेनिफिट के लिए, कौन कौन बेनिफिट उठाता है, हस्बैंड ने 2.5 लाख का एग्जाम्पशन उठाया, बीवी ने 2.5 लाख का एग्जाम्पशन उठाया, और एच के नाम पे इन्होंने कुछ इनकम दिखा दिया, जो इनकम बीवी के नाम पे आनी चाहिए थी, जो इनकम हस्बैंड के नाम पे आनी चाहिए थी, ये लोग ट्रांसफर कर दिए, किसके नाम पे कर दिए, एच के नाम पे कर दिए, आया सामने, तो एच का अलग से इनकम टैक्स फाइल बनेगा, और 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट वहां से उठा लिया, पर पर एक्चुअल में पैसे का बेनिफिट कौन उठा रहा है, बीवी और हस्बैंड दोनों मिलकर उठा रहे हैं, तो टैक्स का बचत करने के लिए ये लोग एच खोल लेते हैं, और ये सब खोलता है, जितने एच खोलते हैं ना इसके लिए खोले जाते हैं। एच के बारे में और सुन लो, एच में कौन कौन आता है, सुन लो एच में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल एच में कौन आता है, हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे, अब बच्चा मतलब क्या, सन्स और डॉटर, सन्स और डॉटर। 2005 के पहले, 2005 के पहले क्या होता था, डॉटर की जब शादी हो जाती थी उसको एच से निकाल देते थे, अरे भड़क क्यों रहा है, आगे सुनना भाई, लड़की लोग भड़क गई डॉटर की जब शादी होती थी तो ये लोग मैरिड हो जाती थी तो बोलती अब तुम दूसरे घर का हो गया, निकाल दिया, एच के कैटेगरी से निकाल दिया। बाद में ना 2005 में एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया था, हिंदू एक्ट के हिसाब से एक जजमेंट आया था कि डॉटर मीन्स डॉटर फॉर लाइफ, डॉटर इज ए डॉटर फॉर लाइफ बोल के जजमेंट आया था, डॉटर मीन्स डॉटर फॉर ए लाइफ, चाहे शादी हो या शादी ना हो, लड़की मतलब बेटी मतलब जीवन भर के लिए बेटी, ये नहीं कि शादी के पहले बेटी और शादी के बाद पराया धन, ऐसा कुछ नहीं है, डॉटर मीन्स लाइफ टाइम डॉटर, तो चाहे शादी हो या शादी ना हो, मतलब कल को अगर बेटी का शादी भी हो जाता है तब भी वो एच का मेंबर रहेगा, ये जजमेंट कब आया था, 2005 में आया था, डॉटर फॉर लाइफ टाइम डॉटर, ये 2005 में आया था। अब सुन लो, डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो नहीं आएगा,
बोला तू पराया धन है, तू रहने दे, तू हमारे ब्लड से नहीं आते। तो डॉटर का सुन लो, डॉटर आएगी, डॉटर का जो हस्बैंड होगा या डॉटर के जो लड़के वड़के होंगे वो सब नहीं आएंगे, जस्ट डॉटर आएगी। तो एच में कौन कौन आता लिखो तो फटाफट। अरे एच में कौन कौन आता लिखो फटाफट। लिखो, पहला लिखो कर्ता। अरे लिखो फटाफट, कर्ता। कर्ता मतलब जो मेन पर्सन है, जैसे राम, राम ने एच खोला था ना, वही कर्ता। कर्ता मतलब एच का जो मेन पर्सन, जो गार्जियन है। लिखो तो कर्ता, लिखो तो कर्ता। अकर्ता कैसा होना चाहिए, मेल, ब्रैकेट लिख देना मेल। लड़की लोग तो हाथ नहीं चल रहा है सर, फीमेल लगा दे रहे। लिखो मेल लिखो, ठीक है। अब वहां एरो डाल लिखना हु स्टार्ट एच। अरे कर्ता मतलब ब्रैकेट में मेल, हु स्टार्ट एच, जिसने एच स्टार्ट किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हिज, हिज स्पाउस, उसकी बीवी, स्पाउस, हिज स्पाउस। थर्ड लिखो सन, सन चाहे मैरिड रहे या अनमैरिड, हिज स्पाउस। थर्ड नंबर लिखो सन, सन्स लिखो। अरे बीवी रे बाबा, जान मुझ के पूछा है। तीसरा नंबर सन्स। अच्छा ब्रैकेट लिखो मैरिड या अनमैरिड, सन्स का ब्रैकेट लिखो मैरिड या अनमैरिड। नेक्स्ट लिखो डॉटर्स, डॉटर मैरिड या अनमैरिड दोनों चलेगा। 2005 के पहले सिर्फ अनमैरिड था, 2005 के बाद मैरिड, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2005 में अमेंडमेंट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अरे एक्ट का नाम क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में आया था। डॉटर मीन्स लाइफ टाइम डॉटर, डॉटर फॉर लाइफ टाइम डॉटर बोल के जजमेंट आया था, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सन्स वाइफ, नेक्स्ट लिखो, अरे हाँ बहू, सन्स वाइफ लिखो। फिर सन्स चिल्ड्रन, सन्स वाइफ, सन्स चिल्ड्रन, पोता पोती सब आ गया। समझा मेरा बात। हाँ, जब बात हिंदू को आती है ना, सुन लीजिए, जब बात हिंदू फैमिली का आती है तो लिख दो हिंदू इंक्लूड, हिंदू इंक्लूड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट लिखो यार, क्लास एंड करना है। हाँ जैन और सिखिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म मतलब जैन और सिख, हिंदू में जैन और सिख भी आ जाते हैं, हिंदू इंक्लूड। हाँ लास्ट में नोट बोल के लिख लो ना। जब बात हिंदू फैमिली का आती है तो सिख फैमिली और जैन फैमिली भी किस में आ जाते हैं, हिंदू में आ जाते हैं। अब एक शॉर्ट नोट बता दे रहा हूँ, ये जो एच होता है ना, दो प्रकार का होता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ना, वो दो प्रकार का, मतलब दो प्रकार का हिंदू लॉ है। हाँ बोलो। डाइवर्स बात तुम्हारी बीवी रहेगी बाबू, तो जब बीवी नहीं रहेगी तो एच कहाँ से रहेगी। इसलिए तो ऐसा भाई अच्छा क्वेश्चन था, तुम लोग हंस रहे गधा कहीं का। अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर डिवोर्स वगैरह हो गया तो बीवी नहीं है। भाई डिवोर्स का मतलब क्या है, लाइफ टाइम बीवी नहीं, हो गया बीवी खत्म, तो एचुआ भी अच्छा बोलो क्या डाउट है। हाँ एचुआ खत्म, पुरुष प्रधान देश है, एक्सेप्ट कर लो। हाँ स्टार्ट किसने किया था, ट्रांसफर हो गया तो अच्छी बात है, वरना दूसरा एचुआ बेटा खोलेगा फिर। पुरुष प्रधान ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना। अच्छा सुन लो, दो प्रकार का हिंदू लॉ है, एक है दया भागा, दया बहन नहीं, हाँ, एक है मिताक्षरा। अरे दो प्रकार का हिंदू लॉ, एक है दया भागा और एक है मिताक्षरा। असम और बंगाल में दया भागा एच फॉलो किया जाता है, और असम और बंगाल को छोड़कर जितने भी स्टेट है सब में मिताक्षरा हिंदू लॉ फॉलो होता है। बेनिफिट क्या है, आप ना असम और बंगाल में मिताक्षरा को फॉलो कर सकते हो, और लोग यही फॉलो करते हैं, ज्यादातर 99% लोग यही फॉलो करते हैं मिताक्षरा। बेनिफिट क्या है, बच्चा पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हो गया उसी दिन एच का मेंबर बन गया। मिताक्षरा हिंदू लॉ में, मतलब जो मिताक्षरा हिंदू लॉ है उसका ये बेनिफिट क्या है, बच्चा पैदा हुआ एच का मेंबर बन गया। दया भागा में ऐसा नहीं होता, दया भागा में वो मरेगा, कर्ता मरेगा, तब बच्चे के नाम पे ट्रांसफर होगा, तब जाकर वो मेंबर बनेगा। इसलिए लोग कौन सा फॉलो करते हैं,
कौन सा फॉलो करते हैं? दया भागा। दया भागा में क्या हो गया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो क्या बन गया, मिताक्षरा, सॉरी मिताक्षरा में क्या फायदा है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो क्या बन गया, एचयूएफ का मेंबर। वो अलग बात है, रो रहा है बेचारा, पर उसको पता नहीं प्रॉफिट में है आकर एचयूएफ मेंबर बन गया। और दया भागा में ऐसा नहीं है, जब कर्ता मर जाता है तब बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या एचयूएफ ट्रांसफर होता है। तो इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, दोनों फॉलो होता है। ज्यादातर कौन सा फॉलो होता है, मिताक्षरा। तो क्या सर असम में रहते हुए मिताक्षरा फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल और असम को ऑप्शंस दिया गया कि आप मिताक्षरा फॉलो करो या दया भागा, बट 99% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं, मिताक्षरा फॉलो करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। कोई दिक्कत गाइस, लाइव एट होम, लाइव एट होम स्टूडेंट कोई? ए टैक्स पढ़ के मजा आ रहा है?